ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। यूजीसी के नए नियमों पर रोक से क्या अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई खत्म हो जाएगी? किसने कहा है कि नियमों पर रोक लॉलीपॉप है? यह हम आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड में 60 दिनों के भीतर दूसरी बार कश्मीरी युवक को पीटा गया है। देवभूमि में देश की एकता का दुश्मन कौन बन रहा है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। अयोध्या के चर्चित गैंगरेप केस में कोर्ट ने एसपी नेता मोहित खान को बरी कर दिया। क्या मोहित के घर पर जो बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर चलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा? ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, गहना कैसे खरीदोगी बहना। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात उस खबर की करेंगे जो देश के करोड़ों छात्रों के साथ जुड़ी हुई है। खबर यह है कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां सरकार के लिए झटका माना जा रहा है, वहीं वो छात्र और संगठन फैसले का स्वागत कर रहे हैं जो नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर छात्र और संगठन सवर्ण समाज से आते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद भी सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि पहले सवर्ण समाज नए नियमों का विरोध कर रहा था। अब पिछड़ों की राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियां सरकार पर कोर्ट के ऊपर दबाव डालने का आरोप लगा रही है। इस मामले पर राजनीति की बात करने से पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें बता देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। मौजूदा वक्त में 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। नए नियमों पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा सकती है। इसके साथ ही अब 19 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई होगी। आगे सुप्रीम कोर्ट की बातों को विस्तार से आपको दिखाएंगे। पहले बात नियमों पर रोक के बाद शुरू हुए नए सियासी विवाद की करते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर बीजेपी नेताओं के लिए स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली बनी हुई थी। बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या बोलना है और क्या बोलने से बचना है। जब भी नए नियमों पर बीजेपी नेताओं से सवाल हुआ तो उन्होंने सवाल को अलग ही दिशा में घुमा दिया, जैसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोशित है, इसको क्या कहेंगे? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, यादव के विदेश हरिहर नाथ की जय। केंद्र के मंत्री हो या बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री, यूजीसी के नए नियमों को लेकर सब बड़ी उलझन में थे और साफ साफ जवाब देने से किसी तरह से बच रहे थे। अभी अब लौट क्या बोलेंगे तो अभी सब्जेक्ट बताओ। अभी एजेंडा नहीं ना सर, यूजीसी को लेकर पूरे प्रदेश में सर विरोध हो रहा है। सर कैसे देख रहे हैं इस मामले को? किधर गए सर? अब कैबिनेट का टाइम हो गया, लेट हो गए सर यूजीसी को लेकर लेट हो गए। दरअसल बीजेपी की मुश्किल ये है कि नए नियमों का स्वागत करने पर सवर्ण समाज के नाराज होने का खतरा है, क्योंकि सवर्ण समाज पार्टी का कोर वोटर है। वहीं अगर नियमों का विरोध करते हैं तो पिछड़ा, दलित और एसटी समाज की नाराजगी उठाने का जोखिम हो सकता है। अब नए नियमों पर रोक के बाद पिछड़ों दलितों की नाराजगी का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव में रोक लगाई है। ये सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। तो ये सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि इनको खुद कंफ्यूज है कि ये किसके साथ खड़े हुए हैं। हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कल बोला कि जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और कोई निर्दोष फंसे ना। इसके पे हमको काम करना चाहिए। सरकार की जो नीति होती है, सबको ध्यान भटकाना, सबको बेवकूफ़ बनाते रहना जन कल्याण का नहीं होता। सरकार चाहती नहीं है कि कोई ऐसी नीति बने जिससे सबको हित हो और जनता का लाभ हो। हालांकि बीजेपी के सवर्ण समाज से आने वाले नेता मंत्री सुप्रीम रोक का स्वागत कर रही हैं। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटि शत धन्यवाद। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे
वो घटिया राजनीति कर रहे थे। फिलहाल सवाल ये है कि इस रोक के सरकार के लिए मायने क्या है? क्या नए नियमों पर रोक के बाद सरकार को राहत की सांस मिली है, या फिर सरकार के सामने सवर्णों के बाद पिछड़ों के मोर्चे पर नई मुश्किल खड़ी हो सकती है? पिछड़ों की राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियों के तेवर से इसके संकेत मिल रहे हैं। वैसे तो विपक्ष भी नए नियमों पर रोक का सीधा विरोध करके सवर्ण समाज को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। हालांकि वो कोर्ट पर सरकार के दबाव की बात करके ये जरूर दिखाना चाहता है कि वो पिछड़ों और दलितों के साथ खड़ा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। अखिलेश यादव के शब्दों में सीधी बात नहीं है बल्कि संकेत छिपे हैं। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती रोक को उचित बता रही हैं और खुद को सवर्ण समाज का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि अगर सरकार अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के तहत उचित प्रतिनिधित्व देती है तो सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा नहीं होता। दरअसल मायावती की कोशिश 27 से पहले सवर्ण समाज को साथ जोड़ने की है। इस बीच नए नियमों पर रोक वाले फैसले को लेकर छात्र भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ छात्र और जातिगत संगठन जहां इस रोक का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इसके विरोध में बात कर रहे हैं। सरकार का दिल तो नहीं पिघला, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लेकिन हमें मांग करते हैं कि जो यूजीसी का नियम 13 जनवरी को लागू हुआ था लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के सिर्फ अपने ये जो हिंदू धर्म के इनके विश्व ये जो चला रहे हैं इसको सिर्फ जारी रखने के लिए एक झुंझुना पकड़ाया है। इससे हम आश्वस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नए नियमों को लेकर कहीं जश्न है तो कहीं अब भी शंका बनी हुई है। इस बीच चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने नए नियमों पर चिंता जाहिर की है, इनके दुरुपयोग की आशंका जताई है। सीजेआई ने कहा कि हम नए नियम की भाषा पर चिंतित हैं, इसका दुरुपयोग हो सकता है। क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि सबको संरक्षण मिलना जरूरी है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, अगर इन्हें लागू होने दिया गया तो अलग अलग हॉस्टल बन जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले में कुछ जरूरी सवाल नजर आ रहे हैं जिन पर सुनवाई की जरूरत है। हम सभी पक्षों को सुनेंगे। बेंच के सदस्य जज जस्टिस बागची ने कहा, हमें देश और समाज की एकता के लिए काम करना चाहिए, उसे बांटने के लिए नहीं। कोर्ट ने आज हमको केंद्र सरकार सारे पक्षकारों को सुनने के बाद इस मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम हैं उस पर टोटल रोक लगाई है, पूर्णतः उसे एबियंस में डाला है। साथ ही साथ कोर्ट ने जो पूर्व के यूजीसी नियम थे 2012 उनको प्रभावी किया है, लागू किया है अपनी शक्तियों को आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए टिल फर्दर ऑर्डर्स। कोर्ट की रोक के बाद वाराणसी से लेकर लखनऊ और प्रयागराज तक सवर्ण समाज के छात्रों और संगठनों के बीच सेलिब्रेशन शुरू हो गया। हालांकि करणी सेना जैसे राजपूत संगठनों को अब भी नियमों पर शंका है, वो इसे लॉलीपॉप बता रही है। और अगर किसी को लगता है कि लॉलीपॉप देके हमें रोक लेंगे, कोई माई का लाल नहीं। अब की बार हम लोग ब्राह्मण, बढ़िया, राजपूत, वैश्य एक मंच पे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राजनेताओं की उलझन अब भी बनी हुई है। वो खुलकर रोक का स्वागत या विरोध नहीं कर पा रही। देखिए, यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है। फिलहाल करणी सेना जैसे संगठनों ने कहा है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। यानी लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ये संग्राम पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि बीजेपी के नेता और मंत्री खुलकर इस रोक का समर्थन क्यों नहीं कर रहे। बस इतना ही बोलकर क्यों बच रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है सरकार उसे लागू करेगी।
यानी बीजेपी के नेता या मंत्री अपनी मंशा जाहिर नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की रोक का सहारा लेकर सधी हुई बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? हमने राजनीति के जानकारों की राय के आधार पर इसका विश्लेषण किया है। दरअसल बीजेपी या केंद्र सरकार को डर है कि नए नियमों पर रोक से ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय नाराज हो सकता है, क्योंकि नए नियम उन्हें जातिगत भेदभाव के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। नए नियमों पर रोक के बाद जहां सवर्ण समाज के संगठन प्रदर्शन खत्म कर सकते हैं, वहीं ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो संगठन हैं वो विरोध में उतर सकते हैं। हालांकि सवर्ण समाज से जुड़े कुछ संगठन भी सिर्फ रोक से संतुष्ट नहीं है। ये भी एक वजह है कि सरकार खुलकर बोलने से बच रही है। कोर्ट के फैसले पर अमल की बात करके सरकार के मंत्री मामले को अपनी तरफ से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और मंत्री इस कंफ्यूजन में दिखते हैं कि अभी करना क्या है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नए नियमों पर रोक का समर्थन करते हुए एक पोस्ट किया। लिखा, ये उसी पोस्ट की तस्वीर है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय अदालत द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। हालांकि बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया। अब इस पोस्ट को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सनातन का मतलब सिर्फ अगड़ी जातियां हैं? वहीं कांग्रेस और टीएमसी के कुछ सांसदों ने रोक का स्वागत भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर यूजीसी के लॉ पे रोक लगाई है तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। शायद आप स्टूडेंट को समझाने में, लॉ को डिफाइन करने में आप फेलियर हो गए। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। न्यायालय का आदेश है। सरकार जो है, जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। हमारी अगली खबर के केंद्र में उत्तराखंड है, जहां हिंदू मुसलमान वाला जबरदस्त प्रयोग चल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। हाल ही में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक प्रस्ताव लेकर आई है, जिसपे कहा गया है कि मंदिर समिति के 50 से ज्यादा मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगेगा। इसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ भी शामिल हैं। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के विकास नगर की है, जहां एक शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवक से उसका धर्म पूछकर उस पर जानलेवा हमला किया गया। घायल युवक देहरादून के अस्पताल में भर्ती है। उत्तराखंड की धामी सरकार भाईचारे की बात करती है, सौहार्द की बात करती है, लेकिन उनके अपने ही प्रदेश में समाज को बांटने का बीज बोया जा रहा है। सवाल है कि क्या कश्मीरी होना इस देश में गुनाह है? क्या कश्मीर के लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या किसी को भी धर्म पूछकर पीटा जाएगा? क्या कश्मीरियों से उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? जिस कश्मीर को हम हिंदुस्तान का ताज मानते हैं, वहां के लोगों को उत्तराखंड में बार बार पीटा जा रहा है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस खबर को विस्तार देंगे। कश्मीरी शॉल रखने वाला हर व्यक्ति इसे गर्व से पहनता है, लेकिन उत्तराखंड में इसे बेचने वालों के सिर फोड़ दिए जाते हैं, हाथ तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें संदेह की नजरों से देखा जाता है। उत्तराखंड के विकास नगर में 18 साल का एक कश्मीरी युवक शॉल बेचने गया था, लेकिन उत्तराखंड में कुछ असामाजिक तत्वों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले उसका धर्म पूछा गया और फिर उसे लहूलुहान कर दिया गया। सवाल है कि उत्तराखंड में मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत कहां से आ रही है? तभी तो पहले धर्म पूछा गया और जब उसने बताया कि वो मुसलमान है, उसे मार मार कर अधमरा कर दिया गया। जिस युवक के साथ मारपीट हुई है, वो अपने दोस्त के साथ एक दुकान पर गया था। दुकान पर दोनों दोस्त लोकल कश्मीरी भाषा में बात कर रहे थे। इस पर दुकानदार ने कश्मीरी युवकों पर गाली देने का आरोप लगाया, जिसके बाद युवक ने लोहे की रॉड से कश्मीरियों पर जानलेवा हमला कर दिया। वो बोल रहा है तुम मुसलमान, ये मुसलमान है, एक को यहीं पे ख़त्म करो, दूसरे को देख लेंगे। अंदर गया, डंडा लाया इतना मोटा। मैं साइड में खड़ा हुआ, उससे बाद में पीछे देख रहा था। उसने आके पहले मुझे यहाँ पे डंडा मारा रॉड के साथ, दूसरा यहाँ पे 3-4 टास लगाए, मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके जानलेवा वार में युवक के सिर पर गहरा जख्म हुआ है। सिर पर 15 से 16 टाँके आए हैं। साथी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। हालात बिगड़ने पर पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें
देहरादून के दून अस्पताल रेफर किया गया। इन्होंने लेस मांगा, चिप्स मांगा उनसे, तो उन्होंने सुना नहीं, तो बाहर निकले, मुंह पकड़ के इनको धक्के दिए, फिर रोड के साथ मार पिटाई की। ये कहते हैं कि आप कश्मीरी उग्रवादी हो, मुझे नहीं लगता है कि उग्रवाद यही लोग हैं। हिंदू मुसलमानों का भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। इस मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता जाहिर की है। बदकिस्मती से और जिस चीज़ की हमें सख्त निंदा करनी चाहिए, हमारे लोग जो हैं वो पीटे जाते हैं, चाहे हिमाचल में या कल की बात जो उत्तराखंड में हुआ है, उसको लेके हम जो हैं परेशान हैं। एक कश्मीरी युवक पर सरेआम हमला होता है, धर्म पूछकर हमला होता है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस की बेशर्मी देखिए, अभी तक सिर्फ एक हमलावर को हिरासत में लिया है। केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर जो दुकानदार जिसके द्वारा मारपीट की गई थी, गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, उसको हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसमें आगे की धाराओं को जिस तरह की आती है उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कभी बाबा बुल्ले शाह की मजार को तोड़ा जाता है, कभी कश्मीरियों के साथ मारपीट की जाती है। आज उत्तराखंड के कोटद्वार से भी नफरत से भरी हुई तस्वीर सामने आई। कोटद्वार की सब्जी मंडी क्षेत्र में बजरंग दल के कुछ सदस्य एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान में घुस गए। मुस्लिम दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर रखा हुआ है। बजरंग दल के सदस्यों ने दुकान के बोर्ड पर लिखे बाबा शब्द को हटाने का दबाव बनाया, लेकिन दुकानदार ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद बजरंग दल के सदस्यों को उल्टे पांव भागना पड़ा। आपको दिखाते हैं कोटद्वार में हुआ क्या। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। ये तो देखो, नाम तो देखो। नहीं, नाम से तो फर्क है। बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुली ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। चेंज करेगा तू नाम? अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उत्तराखंड के काशीपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शॉल बेच रहे कश्मीरी युवक को पकड़ लिया था। उसे भारत माता की जय बोलने के लिए कहा, तो कश्मीरी युवक ने भारत माता की जय बोल दिया। इस पर बजरंग दल वालों ने उसको पीटना शुरू कर दिया था। 4 दिन पहले ही पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था, लेकिन आज इसी देश में हिंदू मुसलमान वाला नफरत का रंग घोला जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर विवाद पैदा करके जहर की फसल बोना चाहती है, जिसको कि वो वोटों की फसल के रूप में उगा सकती है। पुलिस को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ये घटना को अंजाम दिया है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की जो सोच है और जिस तरीके की इन लोगों ने ये थॉट प्रोसेस पूरे देश में फैला रखा है, अब ये फ्रिंज नहीं है, ये मेन स्ट्रीम है। हमारी कंट्री के सिटीजन है, उनको सामने आना पड़ेगा और इस सोच का विरोध करना पड़ेगा। कश्मीरियों को आइडेंटिटी पूछी जाती है, जस्ट बिकॉज वो लोग मुसलमान हैं इसलिए उनको टारगेट किया जाता है। उत्तराखंड में जो सरकार है वो तो बीजेपी की सरकार है। होम मिनिस्ट्री को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि उत्तराखंड में कश्मीरी पर जानलेवा अटैक, दिल दहला देने वाली घटना। पहले धर्म पूछा, फिर हमला किया, हिंसा और बढ़ गई है। कश्मीरियों के खिलाफ ऐसी हिंसा बीजेपी शासित राज्यों में बार बार दोहराई जा रही है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। रुख करते हैं हमारी तीसरी खबर का। इस खबर में उस बुलडोजर अन्याय का जिक्र हम करने वाले हैं जो 2024 में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के साथ हुआ था। रेप के आरोप लगने के बाद मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उनकी बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से ढहा दिया गया था, लेकिन अब इस केस में पॉक्सो कोर्ट ने मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। अब विपक्ष पूछ रहा है कि क्या योगी सरकार मोहित खान के नुकसान की भरपाई करेगी। तस्वीर तो ये पुरानी है, जब 2024 में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की संपत्ति को बुलडोजरों ने मटिया मेट कर दिया था। मोहित खान पर रेप के आरोप लगे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप लगते ही यूपी सरकार के बुलडोजर दौड़ पड़े थे। बिना वक्त गंवाए मोहित खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया था।
लेकिन अब पॉक्सो प्रथम कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया है और फैसला ये आया है कि मोहित खान बाइज्जत बरी हो गए हैं। अब विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछ रहा है कि देश कानून से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा। क्या यूपी सरकार मोहित खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर देगी? क्या यूपी सरकार मोहित खान को हुए नुकसान की भरपाई करेगी? पुलिस प्रशासन और शासन पहले ये चीज तय कर देते हैं, ट्रायल कर देते हैं कि कौन दोषी है कौन नहीं है। और जिस प्रकार से अगर आज माननीय न्यायपालिका ने मोहित खान को बरी किया है तो हम उनके उसका इस्तकबाल करते हैं। और जिन अधिकारियों ने बुलडोजर चलाया, मैं चाहता हूँ उनको सस्पेंड नहीं बल्कि नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ केस दर्ज होकर के जेल जाने चाहिए। दरअसल मोहित खान के कोर्ट से बरी होने के एक नहीं कई आधार बने। डीएनए रिपोर्ट में मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ। घटना के दौरान वीडियो बनाए जाने का दावा किया गया था, लेकिन कोई वीडियो अदालत में पेश नहीं किया गया। पुलिस जांच में घटना स्थल कभी बेकरी के बाहर तो कभी बेकरी के अंदर बताया गया। अब विपक्ष कह रहा है कि यूपी सरकार का सिर्फ एक ही काम है, आरोप लगते ही बुलडोजर चला दो। मोहित खान जी को बाइज्जत बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया। मैं मांग करता हूं उस घर को 1 महीने के अंदर सरकार अपने खर्चे पर बनवावे। समाजवादी पार्टी की सरकार में थानों में जिस तरह से हत्याएं होती थी, रेप होती थी, आज 0 टॉलरेंस है। पायल खरीदने जाओ तो 10,000 रुपए की, जो पायल पहले छोटी छोटी बच्चियां पहन के घर में आवाजें आती थी घुंघरुओं की, वो आवाजें सब घरों से बंद हो रही है धीरे धीरे। बड़ा मुश्किल है मिडिल क्लास के लिए। अमीरों के पास बहुत पैसा है, वो खरीद रहे हैं। हम जैसे लोग ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं। बहुत डरे हुए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है और इन प्राइसेस में कुछ आता नहीं। आप देख सकते हैं मेरी सारी शॉप इस समय काउंटर है वो खाली पड़े हैं और हम निगाहें गेट की तरफ रखते हैं। मैं और मेरे सेल्स गर्ल्स जो हैं क्योंकि कौन कस्टमर आ रहा है। मैंने जो चीज़ें पहन रखी हैं मैं इन्हीं को तोड़ूंगा, अपने शौक मार के अपनी बेटी का चीज़ पूरी करूंगा, चाहे वो मेरी अंगूठी है चाहे मेरा वो सोना है। अब ये माँ बाप जो बना गए हैं, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ उनका जो ये चीज़ बना गए हैं। ये तो आज की डेट में हम लोगों की बस की बात नहीं है। सवाल तो बड़ा जायज है क्योंकि सोना और चांदी दोनों ऑल टाइम हाई है। शादी का सीजन सिर पर है, लेकिन दाम सुनकर आम आदमी का सारा गणित धरा का धरा रह जाता है। आज 24 कैरेट गोल्ड का दाम एक दिन में करीब 11,500 की छलांग लगाते हुए 1,76,000 को पार कर गया। 3 दिन में सोना 21,811 रुपए महंगा हुआ है, जबकि चांदी ने और भी ज्यादा कहर ढा रखा है। पहली बार 1 किलो चांदी 4 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। इस तेजी का सबसे ज्यादा असर देश के गरीब और मिडिल क्लास से लेकर व्यापारी वर्ग तक को हो रहा है। हिंदुस्तान में सोना सिर्फ गहना नहीं है, बल्कि रिवाजों से लेकर परंपरा का हिस्सा है। शादी हो या फिर मुंडन संस्कार, रोका हो या फिर तिलक, ऐसे कोई भी समारोह बिना सोना चांदी के पूरे नहीं होते। लेकिन देश का आम आदमी परेशान है। देश का हर वो मिडिल क्लास परिवार इस वक्त गहरी चिंता में है जिनके घरों में शादी की शहनाई गूंजने वाली है। रविवार को देश का आम बजट पेश होने वाला है और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सरकार से गुहार लगा रहा है कि बढ़ते दाम की मार से हमें बचाओ। जो रेट सोने का हो गया है और चांदी का भी, तो अब सही में लगता है कि नामुमकिन सा लगता है। हम लोग तो भूल ही गए हैं कि सोना क्या है और चांदी क्या है। इस रेट से कोई खरीद नहीं सकता है, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता है। अब लग रहा है कि चांदी को गले में पहनकर उसके हार के रूप में पहना जा सकता है शायद। और इतना महंगाई बढ़ रही है, जिस स्पीड से लोग बाग चांदी पहनना बंद कर देंगे।
गहना कैसे खरीदोगी बहना? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि देश के निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों का वो दर्द है जिसकी पीड़ा इस वक्त सिर्फ वो समझ रहा है जिस पर बीत रही है। सोना खरीदने आए थे, लेकिन सोना बहुत महंगा होने के कारण हम सोच रहे थे चांदी ले लेंगे, लेकिन भाई साहब चांदी भी अब बहुत महंगी हो गई, तो बताइए क्या किया जाए। अब चांदी भी गरीबों की पहुंच से बाहर हो गई है। कैसे बच्चों की शादी करेंगे और कैसे बहुओं को मतलब चढ़ाया वगैरह चढ़ाएंगे, सोने चांदी की चीजें वगैरह, इस प्रकार से हमारे बस से बाहर हैं। बताइए, किसने सोचा था कि सोना तो सोना, चांदी की एक पायल तक खरीदना दूर की कौड़ी हो जाएगा। 29,000, 30,000, 40,000 की चाल आ रही है, इतनी बढ़ रही है एक एक दिन में, कभी जीवन में नहीं देखा। और इस समय ग्राहक नारादार है। पूरे बाजार में आप भी घूमे हो, पूरे बाजार में कहीं आप नहीं मिला होगा। अब इसमें अगर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज के लोग, हमारे जो पायल बिछिया बनाने वाले लोग हैं, इनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। अब तो समझ लो भैया कि जिसके पास चांदी का ढेर है वो ही धन्ना सेठ है, क्योंकि दुकान पर तो बिछिया खरीदने भी जाओ तो दाम सुनकर दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। अभी इसका 1500 रेट बताया जा रहा है। कुछ महीने पहले लिए थे 300 में। 300 में अभी 1500 बताया जा रहा है। बताइए हम लोग कैसे ले पाएंगे। बिहार के हाजीपुर की रहने वाली आशा कुमारी, जिनके पति महीने का 10,000 कमाते हैं, कुछ पैसे जोड़कर कभी कभी कुछ खरीद लिया करती थी, लेकिन अब वो हसरत भी पूरी नहीं हो पा रही। बिछिया जो न सिर्फ 16 श्रृंगार का हिस्सा है, बल्कि उसे सुहाग की निशानी माना जाता है, लेकिन सबसे सस्ता चांदी का आभूषण मानी जाने वाली ये बिछिया भी गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है। जो हिंदुस्तान में सुहाग की निशानी कही जाती है बिछिया, वो बिछिया कोई जमाने में 300-400 रुपए की, जमाना भी क्या कहें आपको, पिछले साल की बात करें तो 300-400 रुपए की थी, और जमाना एक ही साल में बदल गया और एक छोटी सी बिछिया भी 2-2, 2,500, 3,000 की आ रही है। ऐसे में हम लोग बड़े मायूस है, ग्राहक भी जो है कंफ्यूज है कि इस भाव में खरीदें कैसे। बिहार के पटना से लेकर हाजीपुर तक और राजस्थान में जयपुर से लेकर जोधपुर तक हर जगह खरीदारों का यही हाल है। सोने और चांदी की कीमतों में बीते एक महीने में जबरदस्त तेजी देखी गई है और ये दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दामों में कोई कमी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, लिहाजा आम आदमी की जेब पर, उनके बजट पर ये दाम कितने ज़्यादा घातक हो रहे हैं, कितने ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं, ये समस्या समझने के लिए हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं करोल बाग में। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह को दिल्ली के करोल बाग की ज्वेलरी शॉप में एक ऐसा परिवार मिला जो बेटी की शादी के लिए चांदी का पुराना सामान और कुछ गहने लेकर आया ताकि शगुन में कुछ नया दे सके। पढ़े लिखे नहीं है, कोई पुराना चांदी उंदी थे वो लाया थे, लड़की के शादी है तो वो सोची समझ के न बेटा करेंगे, उहे देखने ने मेरा हस्बैंड ले गया तो देखेगा चांदी चेक करेगा तब क्या रेट होगा वो बचत देख के तो लेना है। कुछ हमारी पत्नी के जेवर पड़े हैं पिछला, तो मैंने सोचा इसको ही थोड़ा बेच करके जैसे भी होता है, और लड़के के शगुन फलदान के लिए हमको सामान लेना था। हम अप्रोक्स कुछ रेट बताइए जिससे कि हमें पता लग सके, फिर मैं अपना जेब का बजट देखूं जो मेरा सामान कितने का होगा। हिंदुस्तान में गहना महिलाओं के लिए उनकी खुशी का नाम है, जो पाई पाई जोड़ती हैं ताकि नया जेवर खरीद सके। लेकिन दुकानों में सन्नाटा पसरा है क्योंकि हर छोटा बड़ा गहना महिलाओं के बजट से बाहर हो चुका है। फीमेल बाइंग जो ज्वेलरी की बाइंग है वो डिक्लाइन पे है, बिकॉज वो उनके बजट में कुछ आ नहीं रहा है। मतलब 1.5 लाख में भी वो कुछ ले नहीं पा रहे हैं गोल्ड में। अगर उनका बजट है 1.5 लाख का तो 1.5 लाख में उस तरह का उनको ज्वेलरी नहीं मिल पा रहा है जो उनकी माइंड में एक्सपेक्टेशन है। तो वो जब आके देखते हैं कि 1.5 लाख में क्या आएगा, हम कहते हैं कि इतना बिल्कुल छोटा सा चीज आएगा, तो उनको वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। सुन रहे हैं ना,
आज से 1 साल पहले तक ये हालात नहीं थे, लेकिन अब 1.5 लाख रुपए भी लेकर दुकान पहुंचो तो बदले में जो मिलता है उसे देखकर खुशी नहीं मायूसी होती है। ग्राहक सर्राफा बाजारों में दस्तक नहीं दे रहे हैं, दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और व्यापारी कह रहे हैं कि धीरे धीरे 6 महीने होने को आए, लेकिन ये संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। जो कस्टमर पहले 5 से 10 लाख में अपने पूरे घर की एक वेडिंग की ज्वेलरी बना लेता था, आज उसकी मात्र एक चेन, एक कड़े या एक सेट ही आ पाता है, दैट्स ऑल। तो वो बना ही नहीं पा रहा है और वो मतलब कैसे अपना गुजारा करेगा। शादी में हमें कुछ पता नहीं है, इवन हमारा भी यही हाल है कि दिन में कस्टमर नहीं, हमारे पास सेल नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। हमें भी ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए खाली बैठे हुए। अब तो ग्राहक भी कहने लगे हैं कि अगर यही हाल रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब देश के लोग जेवर पहनना ही छोड़ देंगे। ये वो कड़वी हकीकत है जिसे ना तो स्वीकार करते बनता है और ना ही खारिज करते। पहले इतने मोटे कड़े बना देते थे, तो अब तो है कि अब हम कहते हैं कि पतली कितनी पतली बन जाएगी चूड़ी, हमारे बजट में हो जाए। जो देश के आम लोग बेबस होकर बस इंतजार कर रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ने वाले सोना चांदी स्थिर हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोने चांदी के दाम में यह आग लगी क्यों है? दरअसल दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता और मंदी के डर से लोग सुरक्षित निवेश का रुख कर रहे हैं, इसलिए सोने चांदी की मांग बढ़ी हुई है। अमेरिका का कर्ज बढ़ने और वैश्विक व्यापार में जो तनाव का माहौल है, उसने निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है। युद्ध, वेनेजुएला पर ट्रंप का हमला, ईरान को अमेरिका की धमकी और ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे जैसी कोशिशों ने भू राजनीतिक तनाव पैदा किया है, जिसकी वजह से सुरक्षित निवेश की डिमांड बढ़ गई है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं। डॉलर कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से सोना चांदी विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता पड़ा है और मांग भी बढ़ी है। बड़े निवेश फंड और ETF पे सोना चांदी की खरीद तेजी से बढ़ी है। सबसे अहम बात, चांदी की सप्लाई सीमित है और स्टॉक कम है, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल आ रहा है। सोना महंगा होने पर निवेशक चांदी को सस्ता विकल्प मानकर खरीद रहे हैं। सोने चांदी की कीमतें बढ़ना आम आदमी के साथ देश की सियासत पर भी असर डाल रहा है। यही वजह है कि सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का मुद्दा आज देश की संसद में भी गूंजा। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान देश में सोने एवं चांदी की बेकाबू कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिससे ग्रामीण भारत, विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर तोड़कर के रख दी है। राजस्थान से कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने राज्यसभा में सोने चांदी के बढ़ते दामों से देश की गरीब जनता की परेशानी का मुद्दा उठाया। पिछले 13 महीनों में अगर दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक देखते हैं तो भारत में चांदी की कीमतों में लगभग 306% की वृद्धि और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो कीमत स्वर्ण आभूषण की दिसंबर 2024 में 7,000 रुपये प्रति ग्राम थी, वो आज बढ़कर के 15,000 रुपये प्रति ग्राम हो गई है। सोने चांदी की कीमत सरकार कंट्रोल करती है, इंटरनेशनल मार्केट कंट्रोल करता है, ये भी नहीं पता है, राज्यसभा में ज्ञान दे रहे हैं। बात सही है कि सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार से होता है, लेकिन देश के तमाम मिडिल क्लास परिवार तो सरकार का मुंह देख रहे हैं ताकि वो कोई ऐसा फैसला ले जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये दिल्ली का एक परिवार है जिनके घर में बेटे की शादी है, लेकिन परिवार समझ नहीं पा रहा कि रिवाज के मुताबिक जिन्हें सोना देना था उन्हें कैसे देंगे। अब लड़की अगर ससुराल में जाएगी तो क्या दिखाएगी, कुछ होगा तो दिखाएगी ना। पेरेंट्स की भी बेइज्जती है उसमें। सोने का रेट वहाँ तक पहुँच गया कि माँ बाप सोचेंगे जहाँ हम 5 तोले देते लड़की को 3 तोले का देंगे, जहाँ हम चूड़ियाँ देते चूड़ियाँ नहीं देंगे, अंगूठी दे देंगे। कमी तो हमें करनी पड़ेगी। आम आदमी जब परेशान होता है तो मदद की उम्मीद भी सरकार से ही करता है और मुश्किल हालात में गुस्सा भी सरकार के खिलाफ ही निकालता है। सरकार ये मैं जो देखता हूँ, मैं खिलाफत में किसी सरकार की नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ पर मेरे परिवार की बात आएगी, मेरे घर की बात आएगी, तो मैं देशभक्ति तभी कर सकूंगा जब मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूंगा। दिल्ली के बाद हम पहुंचे लखनऊ, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय ने एक ऐसे परिवार से बात की जिनके घर में 10 फरवरी को ही शहनाई बजने वाली है।
सोने चांदी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि सबके मन में अपने कुछ इच्छाएं होती हैं कि अपने परिवार में अपने बच्चों की जब शादी होगी तो वो इतना कुछ देंगे। मिश्रा फैमिली में हम मौजूद हैं लखनऊ में और इनसे बातचीत करेंगे। इससे आपकी दिल की धड़कनें कितनी बढ़ी हुई? अब ये तो बता नहीं सकता हूँ, शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि और व्यवस्था करिए देना तो पड़ेगा ही। देखिए अब आजकल हम लोगों के जो संस्कार हैं, चाहे जो भी कर लो, वैसे दहेज कोई ऐसा वो नहीं है, बट हमें जो शगुन के तौर पे देना होता है या जो इस तरीके की चीज़ें करनी होती है ना, जो मतलब परिवार में होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब चाहे सीने पे जो है पत्थर रख के करो, चाहे जैसे भी करो, चाहे कर्जा लेके करो, करना पड़ेगा। लेकिन बात तो बिल्कुल सही कही है कि एक बेचैनी से छाई हुई है कि करें तो क्या करें। आज भी हम लोग यही बात कर रहे थे, मेरी मेड कह रही है मैं सोने का लूंगी, हमने कहा मैं नहीं दे पाऊंगी। ठीक है कि आपके बेटे की शादी है, मुझे कुछ के बाद मेड को भी देना है। हाँ, वो भी भाई घर में काम करते, उसको भी कह रही है कि भाभी हम कुछ कान का लेंगे, हमने कहा मैं नहीं दे पाऊंगी। अब नंदों को तो देना ही देना है। अब वही सोच रहे हैं, हम लोग बैठते हैं तब यही डिस्कस करते हैं कि 4 नंदे हैं, क्या क्या दिया जाए। अब नहीं देंगे तो अरे भैया बताओ, बड़ी वाली में सबको 4 बहनों को दिए, 4 बहनों को दिए, हमको नहीं मिलेगा। परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपयोग करने वाला देश है, जबकि भारत में चांदी का सबसे बड़ा बाजार है। भारत अपनी जरूरत का सोना पूरी तरह से आयात करता है, जबकि चांदी की जरूरत का 80% से ज्यादा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। साल 2025 में भारत ने अपने कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 10वां हिस्सा सोना और चांदी खरीदने में खर्च कर दिया। माना जा रहा है कि 2026 में आयात का ये बिल और बढ़ेगा, क्योंकि दोनों धातुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आयात बढ़ने से व्यापार घाटा भी बढ़ा है। जिस हिसाब से फॉरेन कंट्री की पॉलिसी, ट्रम्प की पॉलिसी और ये लोगों की पॉलिसी जो है, सारे के सारे देश जो है ना, कंट्री बैंकर्स गोल्ड और सिल्वर खरीद के रख रहे हैं, तो करेंसी का तो वैल्यू अपना घटता जा रहा है। आज हम लोगों के व्यापार की स्थिति ये हो गई कि छोटे दुकानदार का लागत 3 गुना हो गया, पैसे उनके पास हैं नहीं। तो इस सब चीज़ों को लेकर के सरकार को भी लिबरल होना चाहिए कि आखिर वो कैसे जिए। देश में सोने का ज्यादातर इस्तेमाल आभूषण और निवेश के लिए होता है और सरकार इस तरह की मांग को गैर जरूरी मानती है। इसे कम करने के लिए सरकार कई बार आयात शुल्क बढ़ा चुकी है, जिससे खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। एबीपी न्यूज ने ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष से पूछा कि मौजूदा वक्त में सोना और चांदी की कीमतों के लिए सरकार क्या कर सकती है। पूरे विश्व में डॉलर के प्रति अविश्वसनीयता का माहौल है, तो सभी देशों के यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व को, डॉलर को घटा करके और सोने का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। स्थिति ऐसी आ चुकी है कि हर देश के जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो सोना खरीद रहे हैं, और जब तक वो सोना खरीदते रहेंगे या डॉलर का कोई सब्स्टिट्यूट जैसे ब्रिक्स देशों की कोई करेंसी, सामूहिक करेंसी बन जाए, जब तक ये सोने चांदी के भाव ये बढ़ते रहेंगे। अब राजस्थान के जयपुर में आशा जी की ही कहानी ले लीजिए, जिनकी बेटी की शादी 10 फरवरी को है। बाकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन गहने अब तक नहीं खरीदे गए हैं। परिवार को लगता है कि गहनों के लिए या तो उधार लेना होगा या फिर घर का एक हिस्सा ही बेचना पड़ेगा। पहली जब बेटी की शादी की थी तो उसको कम से कम हमने 20-25 तोले सोना दिया था, लेकिन इस बार तो 5 तोले देने में भी मतलब आफत ही नजर आ रही है। वो भी हमारी हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से करेंगे। कोई दूसरी शादी के खर्चों में कटौती करेंगे। मैनेज यही कर रहे हैं कि कुछ उधार उठाया है, लेकिन लगता है कि सिर छुपाने की जगह तो अपनी रहनी चाहिए, वरना नहीं तो मकान का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ सकता है। देश देख रहा है कि कैसे सोने के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड कीमत के बावजूद सोने की मांग नहीं गिरी है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें 2025 की शुरुआत से अब तक 98% बढ़ चुकी हैं। इससे भारत में गहने खरीदने पर असर पड़ा है, लेकिन मांग कम नहीं हुई है, क्योंकि निवेश की मांग बढ़ गई है। भारतीय लोग अब फिजिकल मार्केट में सिक्के और बिस्किट ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि निवेशक बड़ी संख्या में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF की ओर जा रहे हैं। ETF में निवेश 2025 में पिछले साल के मुकाबले 283% बढ़कर रिकॉर्ड 78,000 करोड़ रुपए हो गया है।
यही वजह है कि पिछले साल कुल सोना खपत में निवेश की हिस्सेदारी 40% से ऊपर चली गई, जबकि इस साल इसके और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। आम आदमी भले ही शादी और रीति रिवाज के लिए गहने ना खरीद पा रहा हो, लेकिन निवेश के लिए ऐसे बिस्किट से लेकर चांदी के बार तक खरीदे जा रहे हैं। हाफ ग्राम का अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए 10,000 रुपए का पड़ रहा है, और 1 ग्राम का अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए डबल कर लीजिए 20,000 रुपए का पड़ रहा है। 2 ग्राम का लगभग 40,000 रुपए का पड़ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो आमतौर पर अब जो लोग हैं वो इस तरह की खरीदारी करने के लिए पहुंच ऐसा है, हाफ ग्राम में कोई ज्वेलरी तो नहीं आ सकता, तो दे वांट टू सेव द मनी, वो इकट्ठा कर लेंगे 10 कॉइन 10 एक साल में ले लेंगे, तो बाद में वो कुछ बाय कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ सोना और चांदी ETF ऐसे निवेश फंड होते हैं जो शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे बेचे जाते हैं। चांदी पहली बार 4 लाख के पार चली गई है, जबकि बाजार के जानकार कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में चांदी 4.5 लाख से 5 लाख किलो तक जा सकती है। इसमें कारण बहुत सारे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल यूज़, सोलर पैनल्स में, EVs में यूज़ हो रही है सिल्वर, और मेजर रीज़न है कंट्रीज़ का भी। कंट्री जैसे चाइना ने सिल्वर बहुत स्टॉक करके रखा हुआ है, तो इसलिए ये रीज़न है कि अब हर रिटेल इन्वेस्टर भी सिल्वर परचेज करना चाह रहे हैं। सबको ये है कि अभी सिल्वर बढ़ रही है तो इसमें हमको प्रॉफिट होगा, तो एक ये रीज़न भी है सिल्वर बढ़ने का। रविवार को यानी 2 दिन बाद ही देश का आम बजट पेश होने वाला है, और हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या मोदी सरकार सोने चांदी की कीमतों पर भी कोई फैसला लेगी। इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।